धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है और मौका था राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का। इस मौके पर रायबरेली से कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 1 जुलाई 2024 का दिया गया भाषण काफी चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं हरीश और मेरा नजरिया के आज के एपिसोड में हम राहुल गांधी के भाषण के चुनिंदा बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और अपना नजरिया रखेंगे। राहुल गांधी का यह भाषण उनकी स्थापित छवि के विपरीत था, अप्रत्याशित था। उनके भाषण की दमदारता इसी से लगाई जा सकती है कि सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, शिवराज सिंह चौहान इत्यादि को इंटरसेप्ट करना पड़ा और बार बार करना पड़ा। उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष में खलबली मची रही, उनकी हर बात को काटने की कोशिश की गई। यह भी कहा जा सकता है कि पूरे सत्ता पक्ष को मिर्ची लग रही थी। राष्ट्रपति भाषण को पीछे छोड़ते हुए राहुल ने मुख्य रूप से अहिंसा, अग्निवीर, किसान, नीट परीक्षा, अयोध्या, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठाए। उनके भाषण की समीक्षा से पहले आइए देखते हैं राहुल के भाषण के मुख्य अंश। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये सब हिंदू हैं यहाँ पे। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और यह कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए
और वहां बच के निकले। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, देना चाहता हूं कि गलत नहीं है युद्ध के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे, आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई है। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं, ये हमारा नहीं है, आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, सच है, सच है। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही है। सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीदारी है। The issue is MSP with legal guarantee, not just MSP. MSP is being given. The issue is Kisans want MSP with legal guarantee, which you are not ready to give them. रोजगार को आपने खत्म कर दिया। नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि 1 दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा। When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं।
मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। अहिंसा पर राहुल ने सभी धर्मों की तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि सभी धर्म अहिंसा के प्रतीक हैं, कोई भी हिंदू अहिंसा नहीं कर सकता। लेकिन उनके द्वारा कही गई ये लाइन, आई कोट, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 करते हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अमित शाह और अन्य भाजपा सदस्य खड़े हो गए। उनका यह कहना था कि राहुल ने अहिंसक कहकर पूरे हिंदुओं का अपमान किया है। उन्होंने राहुल से पूरे हिंदुओं से माफ़ी मांगने के लिए भी कहा। हालांकि ये लाइन कोट करते हुए राहुल का इशारा बीजेपी के लोगों की तरफ था, जो कि इस लाइन से पहले और बाद में उनके द्वारा कही गई लाइनों से कंफर्म भी किया जा सकता है। फिर भी उनकी इस लाइन को अलग करके देखा गया और भाजपा के नेताओं द्वारा आपत्ति लगाई गई। इस मुद्दे पर मेरा नजरिया कहता है कि बीजेपी वाले बेवजह इस बात का पतंगड़ बना रहे हैं, जैसा कि बीजेपी के नेता अक्सर करते भी हैं। हमने पहले भी देखा है, चुनावी भाषणों में भी देखा है। राहुल द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा अग्निवीर योजना का था, जिस पर उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना नौजवानों को यूज एंड थ्रो के लिए बनाई गई है। अग्निवीर अगर ड्यूटी पर रहता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता, उसे पेंशन नहीं मिलती, उसे मुआवजा भी नहीं मिलता। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए। उन्होंने राहुल पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि अग्निवीर की मृत्यु पर 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है। मैंने इसका फैक्ट चेक किया तो पता चला कि इससे संबंधित राहुल की बाकी सारी बातें तो सही हैं, लेकिन मुआवजे के बारे में न तो पूरी तरह से राहुल सही हैं और न ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सच तो यह है कि अग्निवीर की ड्यूटी पर मौत होने पर 44 लाख का मुआवजा मिलता है। इसके अलावा 48 लाख रुपए इंश्योरेंस के मिलते हैं और 4 साल की पूरी नौकरी से बचे हुए पीरियड की सैलरी मिलती है। यानी कि किसी अग्निवीर की मृत्यु अगर 2 साल की नौकरी के बाद हो जाती है तो उसकी पूरी नौकरी 4 साल की होने के कारण बाकी के 2 साल की उसकी जो सैलरी है वो पूरी मिल जाती है। और इसके अलावा पीएफ में जमा पैसा भी मिलता है। अब ये जो इंश्योरेंस का पैसा है या पीएफ का पैसा है या बची हुई नौकरी का पैसा है, इसको मुआवजा नहीं कहा जा सकता। मुआवजे के रूप में तो मात्र 44 लाख रुपए ही मिलते हैं। इस मुद्दे पर एक पूर्व सैनिक होने के नाते मेरा नजरिया ये कहता है कि अग्निवीर योजना सरकार की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन यह देश के जवानों के लिए और सेना के लिए हितकारी नहीं है, क्योंकि अग्निवीर 4 साल बाद बेरोजगार हो जाते हैं। उन्हें केवल 6 महीने का प्रशिक्षण ही दिया जाता है, जो भारत जैसे देश जिसकी सीमाएं बहुत प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण हैं और पड़ोसियों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध हैं, के सैनिकों के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि घातक है। किसानों के मुद्दे पर राहुल ने एमएसपी की गारंटी नहीं देने और किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत का मुद्दा उठाया। इस पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आज भी फसलों की खरीद एमएसपी पर हो रही है। अब आप सब जानते ही हैं कि देश के किसान आज भी धरने पर बैठे हैं और उनको देशद्रोही और खालिस्तानी कहना भी जारी है। वादा तो किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का हुआ था, लेकिन हम सब जानते हैं, किसान सब जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई तो जरूर बढ़ी है, लेकिन आय में चाहे वो किसानों की हो या दूसरे लोगों की हो, उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके अलावा राहुल ने महंगाई, बेरोजगारी और नीट यूजी सहित अन्य मामलों में पेपर लीक का मुद्दा उठाया। नीट मुद्दे पर तो पूरा विपक्ष सदन के पहले दिन से ही एक विस्तृत जांच की मांग कर रहा है। इस मुद्दे पर मेरा नजरिया ये कहता है कि बच्चों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर पूरे सदन को एकजुट होकर एक सार्थक बहस करके स्थायी समाधान निकालना चाहिए। राहुल ने अपने भाषण में अयोध्या पर बीजेपी की हार, वाराणसी में नरेंद्र मोदी के घटते वोट और नरेंद्र मोदी के द्वारा चुनाव के दौरान अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताने पर भी चुटकी ली, कटाक्ष किया, जिससे सत्ता पक्ष को अधिक मिर्ची लगती दिख रही थी। उनके भाषण के दौरान स्पीकर ओम बिरला भी सहज नजर नहीं आए। उन पर भी राहुल ने कटाक्ष किया कि वो संसद में नरेंद्र मोदी से तो झुक कर मिलते हैं और उनसे व अन्य सदस्यों से सीधे होकर हाथ मिलाते हैं। हालांकि ओम बिरला जी ने कहा कि वे अपने से बड़े को हमेशा झुककर ही मिलते हैं और बराबर वालों को सीधे खड़े होकर अभिवादन करते हैं, जिस पर राहुल ने कहा
कि सदन में वे सबसे बड़े हैं, उनको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। इस पर मेरा नजरिया भी यही कहता है कि स्पीकर सदन के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए उनका व्यवहार पक्ष और विपक्ष सभी सदस्यों के प्रति एक समान होना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला जी से मेरा ये प्रश्न होगा कि अगर बड़े होने के नाते वो मोदी जी को झुककर अभिवादन करते हैं, तो क्या वे पक्ष और विपक्ष के अन्य सदस्य जो उम्र में उनसे बड़े हैं को भी झुककर अभिवादन करेंगे? अगर वे ऐसा करते हैं तो वह इस मामले में वास्तव में एक आदर्श स्थापित करेंगे और मेरे सहित पूरा देश उनका सम्मान करेगा। लेकिन जैसा कि देखने को मिलता है, स्पीकर ओम बिरला जी का रवैया सत्ता पक्ष के सदस्यों के प्रति तो मुस्कुराने वाला होता है और विपक्ष के सदस्यों के प्रति टोकने और डांटने वाला होता है। कुल मिलाकर मेरा नजरिया यही कहेगा कि 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी एक नए रूप में नजर आ रहे हैं। विपक्ष की मजबूती और कांग्रेस पार्टी की सीटें 52 से 99 होने के चलते उनमें एक नई ऊर्जा दिख रही है। हम 18वीं लोकसभा में देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक सार्थक बहस की उम्मीद कर सकते हैं। राहुल गांधी के पूरे भाषण का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वे देख सकते हैं। आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।